मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। इससे पहले हमने बात की थी मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की, फिशर और कैम्ब्रिज व्याख्या की, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं किन्स का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। प्रारंभ में किन्स कैम्ब्रिज व्याख्या से सहमत थे, परंतु बाद में उन्होंने नगद कोष दृष्टिकोण में कुछ संशोधन कर वास्तविक शेष दृष्टिकोण पर आधारित समीकरण प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार था: n इक्वल टू पी के प्लस आर के डैश, अथवा p इक्वल टू n अपॉन के प्लस आर के डैश, जहाँ n चलन में नगद कोष की कुल मात्रा को दर्शा रहा है, p एक उपभोग इकाई का मूल्य अर्थात कीमत स्तर, के वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा जो समाज द्वारा नगद रूप में रखी जाती है, आर बैंकों द्वारा अपनी जमाओं के पीछे रखी गई नगद राशि का अनुपात, के डैश वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा जो समाज द्वारा बैंकों में निक्षेपों के रूप में रखी जाती है। इसमें केवल वही जमा शामिल है तत्काल चेक द्वारा निकाले जा सकते हैं। बाद में किन्स ने आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए मुद्रा के मूल्य का विश्लेषण 3 प्रकार से किया। इन्हें किन्स के मौलिक समीकरणों की संज्ञा दी जाती है। किन्स ने इन मूल समीकरणों का उल्लेख अपनी नई संरचना ट्रीटाइज ऑफ मनी में किया। ये 3 समीकरण क्रमशः उपभोग वस्तुओं का मूल्य स्तर, कुल उत्पादन संबंधी सामान्य मूल्य स्तर और विनियोग वस्तुओं के मूल्य स्तर से संबंधित थे। अब हम बात कर रहे हैं कि किन्स के समीकरण की कुछ खास बातों की। सबसे पहली बात हम करते हैं मुद्रा के मांग का दृष्टिकोण। किन्स इस समीकरण में मुद्रा की मांग को व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हैं। उसके अनुसार मुद्रा की मांग वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक सौदों के कारण नहीं होती, बल्कि लोगों में द्रव्य को तरल रूप में रखने की प्रवृत्ति, जिसको द्रव्य की तरलता पसंदगी कहा गया है, के कारण होती है। उसके अनुसार लोग अपनी तरलता पसंदगी के कारण अपनी आय का कुछ मौद्रिक भाग तो अपनी दिन प्रतिदिन की उपभोग, सतर्कता उद्देश्य तथा सट्टा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पास ही नगद रूप में रखते हैं, तथा कुछ भाग अपने ऐसे खातों में जमा कर रखते हैं जिन्हें वे तत्काल निकाल सकते हैं। बैंक भी इस प्रकार के खातों में प्राप्त सारी राशि नगद जमाओं को अपने पास तरल रूप में नहीं रखते, बल्कि उसका केवल कुछ अंश अपने पास तरल रूप में रखकर शेष को उधार दे देते हैं। इस प्रकार मुद्रा की मांग के 2 घटक हैं। पहला, जनता द्वारा अपने पास रखे जाने वाले तरल कोष, और दूसरे, बैंकों द्वारा जनता के उपयोग हेतु रखे जाने वाले तरल कोष। समीकरण के रूप में मुद्रा की मांग बराबर जनता के पास तरल कोष प्लस बैंकों की तरल कोषों की मांग। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इसको कैम्ब्रिज से अलग करती है, अल्पकालीन विश्लेषण। किन्स का यह समीकरण मुद्रा मूल्य निर्धारण का अल्पकालीन विश्लेषण करता है। तीसरा, मुद्रा मांग में अल्पकाल में प्राय स्थिर रहती है। चूंकि के, आर तथा के डैश में विशेष परिवर्तन नहीं होता, अतः मूल्य स्तर P में मुद्रा की पूर्ति N के अनुसार ही परिवर्तन होगी। किंतु मुद्रा की पूर्ति N में स्थिरता होते हुए भी मुद्रा का मांग के तत्वों के, आर तथा के डैश में परिवर्तन से मुद्रा के मूल्य तथा मूल्य स्तर में काफ़ी परिवर्तन संभव है।
साख मुद्रा का समावेश। किन्स इस समीकरण में साख मुद्रा को भी विधिग्राह्य मुद्रा के साथ साथ महत्व देता है, अर्थात साख मुद्रा में परिवर्तन का भी मूल्य स्तर पर काफ़ी प्रभाव के महत्व को उजागर करता है। मूल्य स्तर पर मुद्रा मांग का अधिक प्रभाव होता है। इस प्रकार किन्स ने मुद्रा की उपेक्षा मुद्रा की मांग को मुद्रा मूल्य निर्धारण में अधिक महत्व दिया गया है। ये कुछ किन्स के समीकरण या मुद्रा परिमाण सिद्धांत की विशेषताएं थी। अब हम बात कर रहे हैं कि किन्स के समीकरण या मुद्रा परिमाण सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां, कौन कौन से दोष पाए गए, जिसके आधार पर इसकी आलोचना की गई। यद्यपि किन्स ने अपने समीकरण में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर मुद्रा मूल्य का अधिक युक्ति संगत सिद्धांत प्रतिपादित किया, फिर भी उसमें कुछ कमियां देखने को मिलती हैं, और जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले, समीकरण के विभिन्न घटकों का सही माप कठिन है, क्योंकि के, आर तथा के डैश ऐसे घटक हैं जो समय, स्थान या परिस्थितियों के साथ साथ परिवर्तनशील हैं, और उनका मूल्यांकन एक कठिन कार्य है। दूसरा, मुद्रा के चलन वेग की उपेक्षा। इसमें इस बात की उपेक्षा की गई है कि मुद्रा की प्रभावपूर्ण मांग एवं पूर्ति विधिग्राह्य मुद्रा तथा साख मुद्रा की चलन गति से प्रभावित होती है। तीसरी जो कमी बताई गई है, मुद्रा की मांग को पूर्ति की उपेक्षा अधिक महत्व। इस समीकरण में मूल्य स्तर को प्रभावित करने में मुद्रा की मांग को विशेष महत्व दिया है, जबकि मुद्रा की पूर्ति को कम महत्व दिया है। वर्तमान उपभोग मांग को अधिक महत्व, जबकि मुद्रा को सट्टा व पूंजी विनियोग मांग की उपेक्षा की गई है। व्यवहार में सट्टा व पूंजी विनियोग की मुद्रा मांग से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जब भावी लाभ की आशंसाएं बढ़ती हैं। एक और कमी बताई गई है कि ब्याज दर के विभिन्न जमा निक्षेपों के प्रभाव को भुला दिया है, जबकि व्यवहार में ऊंची ब्याज दरों पर निक्षेप की प्रकृति, एक मात्रा, दोनों में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, और बैंकों द्वारा रखे जाने वाले तरल कोष भी ब्याज दरों से प्रभावित होते हैं। फिर भी किन्स का सिद्धांत, अगर हम तुलना करें तो अधिक व्यवहारिक, सरल और नवीनता लिए हुए हैं। यदि हम तुलना करें तीनों सिद्धांतों की, फिशर के सिद्धांत की, साथ में कैम्ब्रिज और किन्स की, तो हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत का विश्लेषण तीन अलग अलग दृष्टिकोणों से किया गया है। अतः फिशर, कैम्ब्रिज और किन्स के द्वारा दिए गए समीकरणों की तुलना करना उपयुक्त है, ताकि उनकी समीक्षा सरल हो सके। हमने तीन समीकरण अलग अलग लिखे हैं, फिशर, कैम्ब्रिज और किन्स का समीकरण। जहाँ फिशर ने अपना व्यावसायिक से समीकरण दिया था, P बराबर mv प्लस m डैश v डैश अपॉन टी, वहीं कैम्ब्रिज समीकरण, जिसमें पीगू का समीकरण था, P इक्वल टू m अपॉन के आर, जिसको नगद शेष समीकरण कहा जाता है। किन्स का समीकरण, जिसको वास्तविक शेष समीकरण, रियल बैलेंस इक्वेशन कहा गया है, P इक्वल टू n अपॉन के प्लस आर के डैश। अब हम तीनों समीकरणों की तुलना करते हैं तो तीनों ही समीकरणों में P प्रति इकाई मूल्य या मूल्य स्तर को बताता है। फिशर के mv प्लस m डैश v डैश बराबर कैम्ब्रिज के m बराबर किन्स के n के बराबर है, क्योंकि तीनों ही प्रचलित मुद्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
फिशर ने मुद्रा और साख मुद्रा को अलग अलग बताया है, जबकि कैम्ब्रिज तथा किन्स ने दोनों को एक साथ शामिल किया है। फिशर ने टी को स्थिर तथा एम को अस्थिर माना है। इसी प्रकार किन्स ने अल्पकाल में एन को अस्थिर तथा के प्लस आर के डैश को स्थिर माना है, जबकि कैम्ब्रिज के अनुसार अल्पकाल में एम स्थिर है तथा के आर में परिवर्तन होते हैं। फिशर के समीकरण में टी व्यवहारिक दृष्टिकोण से है, जबकि कैम्ब्रिज व किन्स के क्रमश से के आर और के प्लस आर के डैश उपभोक्ता के दृष्टिकोण से है। फिशर का टी व्यापारिक सौदों का संकेत करता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण का के आर तथा किन्स का के प्लस आर के डैश मुद्रा की तरलता पसंदगी की ओर संकेत करते हैं। ये एक तथ्य के रूप में है, केवल सैद्धांतिक एवं दृष्टिकोण संबंधी अंतर है। इन समीकरणों में आधारभूत एवं मौलिक अंतर केवल ये है कि फिशर का समीकरण दीर्घकालीन परिवर्तनों की व्याख्या करता है, जबकि कैम्ब्रिज और किन्स समीकरण अल्पकालीन व्याख्या करते हैं। फिशर मुद्रा की पूर्ति को प्रधानता देता है, जबकि कैम्ब्रिज और किन्स मुद्रा की मांग को प्रधानता देते हैं। फिशर उत्पादन के संस्थानों और तकनीकी परिवर्तनों को महत्व देता है, जबकि कैम्ब्रिज व किन्स मनोवैज्ञानिक व्यवहार को महत्व देते हैं। इस प्रकार किन्स के समीकरण में जनता द्वारा नगद में रखी गई रकम प्लस बैंकों द्वारा जनता के तत्काल उपभोग के लिए नगद रखी गई राशि समाज में मुद्रा की कुल मांग को प्रदर्शित करती है तथा के आर तथा के डैश स्थिर हैं, क्योंकि अल्पकाल में मुद्रा की मांग में परिवर्तन नहीं होता। अतः कीमत स्तर P पर मुद्रा की मात्रा N का ही प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार किन्स ने फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की दीर्घकालीन प्रवृत्ति के स्थान पर अल्पकालीन प्रवृत्ति स्थापित कर दी। थैंक यू।